नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का चैप्टर डायरेक्टिंग का पार्ट 2। दूसरी वीडियो है ये मेरी डायरेक्टिंग की। इससे पहले मेरी डायरेक्टिंग की एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने डायरेक्टिंग के शुरुआती पहलुओं पे बात की थी। तो आज हम डायरेक्टिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की शुरुआत होती है सुपरविजन से। सुपरविजन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो वर्ड है सुपरविजन, इससे पहले इसमें एक वर्ड आता है, उसे बोलते हैं सुपरवाइजर। एक होता है सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सुपरवाइजर का रोल क्या होता है फ्रेंड्स? सुपरवाइजर का रोल होता है द पर्सन, ये एक व्यक्ति होता है हु सुपरवाइजेज द वर्क। किनके किनके काम को सुपरवाइज का मतलब होता है देख रेख करना, काम को देखना। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है एक लाल कलर से एक पर्सन है, रेड कलर के से एक पर्सन है और ब्लू कलर से कुछ एक पर्सन हैं, 4 लोग। तो ये हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं और जो सुपरवाइजर है वो रेड कलर से जो चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, देख रहा है कि भाई हमारे ब्लू पर्सन्स क्या कर रहे हैं, ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो लोगों के काम को देखना ही क्या कहलाता है? सुपरविजन। और जो ये देखता है वो कहलाता है सुपरवाइजर। सो द पर्सन हु सुपरवाइजेज द वर्क इज कॉल्ड सुपरवाइजर। एंड सुपरविजन क्या हो गया इस तरह से? प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग, देखना द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स के काम को देखना ही क्या कहलाया? आपका सुपरविजन कहलाया। आगे बढ़ते हैं इस पे इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। अब देखो, सुपरविजन की इंपॉर्टेंस बन के आ सकता है क्वेश्चन, या रोल ऑफ सुपरविजन बन के आ सकता है, या फिर फंक्शंस ऑफ सुपरविजन बन के आ सकता है, इवन रोल ऑफ सुपरवाइजर भी बन के आ सकता है। ये चारों दशाओं में जो इसका आंसर होगा वो एक ही होगा, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं नीचे दिए गए मेरे 7 पॉइंट्स में। तो आइए देखते हैं। कहता है मेंटेन, देखिए सुपरविजन अगर होगा तो इससे डेट कांटेक्ट विद दी वर्कर्स, मेंटेन डे टू डे कांटेक्ट विद दी वर्कर्स, जो डेली बेसिस पे वर्कर के साथ कांटेक्ट रहेगा, जो मेंटेन करना जरूरी है। देखो, वर्कर अपने आप को अकेला फील ना करें। वर्कर्स को अगर जरूरत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो किससे पूछेगा? वो अपने सीनियर से पूछेगा, जो उनके साथ उनके काम की ड्यूरेशन में उनका साथ निभाए। तो ऐसा उनके साथ जो साथ निभाने वाला व्यक्ति होता है वही तो सुपरवाइजर होता है फ्रेंड्स। तो सुपरवाइजर क्या है? मेंटेन करता है डे टू डे कांटेक्ट विद द वर्कर एंड ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। समय के साथ अगर कभी किसी वर्कर को दिक्कत आती है तो उसे गाइडेंस देता है, उसे मित्र बना के, उसे मित्र की तरह एक अच्छी सलाह देता है, और एक फिलोसोफर आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरणा देता है। सो सेकंड पॉइंट में कहता है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। जी हाँ, देखिए मैनेजमेंट तो अपनी पॉलिसीज बना के साइड हो जाता है, अब उस पॉलिसीज के ऊपर चलना होता है आगे वर्कर्स को। अगर वर्कर्स को उस पॉलिसीज में कोई दिक्कत आती है, बिकॉज मैनेजमेंट अपने आप में बहुत टेक्निकल लोग होते हैं, वो पॉलिसी बनाएंगे, टेक्निकली चीज़ें उसमें यूज़ करेंगे। अब वर्कर को अगर किसी जगह पे कोई परेशानी आती है तो वो कहाँ जाएगा? वो क्या मैनेजमेंट के पास आके पूछेगा टाइम टू टाइम? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया जाता है वर्कर्स के साथ, जो उनको गाइड करता है टाइम टू टाइम, समय समय पे, राइट। ऐसे में वो एक लिंक क्रिएट करके चलता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी बाय इंश्योरिंग हार्मनी अमंग दी वर्कर्स इन हिज ग्रुप। सही बात है भाई। अगर अब आप देखो तो एक इतना बड़ा ग्रुप होता है किसका? वर्कर्स का। अब हर एक वर्कर अपने सोच, अपने विचारधारा के हिसाब से चलता है, वो अपने बैकग्राउंड, अपने सोशल स्टिग्मा, अपनी थिंकिंग, अपनी परसेप्शन के हिसाब से कार्य करता है। अब वो सबकी अलग अलग हो सकती है, तो ऐसे में एक यूनिटी कहीं ना कहीं खो जाने का डर बना रहता है। कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो यूनिटी मेंटेन रखने का काम कौन करता है? एकता मेंटेन रखने का काम कौन रखता है? हमारे सुपरवाइजर्स। सो नेक्स्ट इज एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय मोटिवेटिंग दी वर्कर्स। यस, यू कैन डू इट। यस, आप कर सकते हैं, आपसे ये चीज़ बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगी। आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप में वो कैलिबर है। ऐसी बातें बोलता है कौन? सीनियर, जो हमारा सुपरवाइजर होता है। किनको? वर्कर्स को। और वर्कर्स इन बातों को जानकर, पहचान कर मोटिवेट होते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करते हैं। और इस तरह से क्या होता है? इस तरह से काम जो होता है, वर्क जो होता है, वो बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे बात हो रही है मोटिवेशन की, तो आपके सामने ये रहा, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय मोटिवेटिंग दी वर्कर्स। सो इस तरह से आपके काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसकी इंश्योरिटी बनाए रखता है कौन? हमारा सुपरवाइजर।
नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देयर बाय ही कैन मेक अ गुड टीम ऑफ वर्कर्स। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको काम के दौरान कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, आपको लगे भाई ये एक्टिविटी आपसे नहीं हो रही या इस एक्टिविटी को करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसी समय कोई व्यक्ति का साथ चाहिए जो आपको उसी समय गाइडेंस दे सके। अगर उस समय कोई आपको गाइडेंस देने के लिए नहीं होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मशीन्स के ऊपर काम चल रहा है, मशीन्स पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कस्टमर से आप कोई ग्रीवांस ले रहे हैं, कस्टमर आपका बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर आप उसे उसकी परेशानी नहीं एकदम से दूर कर पा रहे तो आप सीनियर की हेल्प ले लेंगे। सीनियर अवेलेबल नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं कस्टमर प्रॉब्लम में आ गया, कस्टमर अगर हार्श एटीट्यूड दिखा गया तो ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकता है। उसी समय ऑन द जॉब, जॉब के दौरान आपको ट्रेनिंग अगर कहीं से मिल जाए तो ये आपके लिए एक अमृत की तरह होती है। सो प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देयर बाय ही कैन मेक अ गुड टीम ऑफ वर्कर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस वर्कर्स थ्रू इफेक्टिव सुपरविजन। अगर आप अच्छे से सुपरवाइज करेंगे, अगर आप अच्छे से अपना रोल प्ले करेंगे, आप कौन है यहाँ पे, सुपरवाइजर, तो उनको देख के आपके वर्कर्स भी क्या होंगे, नहीं यार मेरा सीनियर तो बहुत अच्छे से काम करता है, वो तो बहुत सीरियस होकर काम करता है, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम भी उनके जैसा बनेंगे। तो ये एक एटीट्यूड पैदा होता है। अगर सीनियर अच्छा होगा तो वर्कर्स का क्लास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, सीनियर बेकार तो वर्कर का क्लास भी बेकार। जैसा सीनियर वैसी उसकी क्या बनती है, वैसी उसकी टीम बनती है। इस तरह से एक इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर पैदा होता है वर्कर्स के मन में अगर आपका सुपरविजन अच्छा है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फीडबैक। देखो फीडबैक को इस चार्ट से समझते हैं। अब देखिए सेंडर एक होता है मैसेज भेजने वाला, राइट, ये सेंडर है, और दूसरी तरफ ये सेंडर क्या भेजता है, मैसेज, किसको, रिसीवर को। मैं जैसे आज आपको सेंडर की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं आपको मैसेज ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस। तरुण अनेजा क्लासेस से आपको ये मैसेज मिल पा रहा है, आप लोग अपने घर बैठे हुए फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप पे या अपने टैब पे, या फिर आप अपने बेसिकली स्क्रीन मिररिंग करके टेलीविज़न पे ही ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो आप लोग क्या बन गए, आप लोग रिसीवर बन गए, आप लोग बन गए रिसीवर। अब आप लोग बने रिसीवर, अगर आप लोगों को मेरे इस लेक्चर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी आपको लगता है तकलीफ है या इसमें कुछ नया ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप कुछ फीडबैक देंगे मुझे। तो आप लोग फीडबैक देंगे वाया कमेंट्स, कमेंट करके आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, मेरी वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके आप फीडबैक देंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा फीडबैक होता है। अगर आपको पसंद आता है मेरा एफर्ट, अगर आपको लगता है मैं सच में बहुत ईमानदारी से एफर्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को बहुत एनर्जी से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना ज्ञान मेरे में है सब देने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में अगर आपको लगता है कुछ कमी रहेगी तो वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे सेंडर अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। ये प्रोवाइड फीडबैक, अगर आप सुपरविजन करते हैं तो इससे आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है जो इसमें आप खुद में सुधार कर सकते हैं। ये सुपरवाइजर के लिए बड़ा जरूरी होता है फीडबैक लेना। प्रोवाइड्स फीडबैक में कहता है दिस विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग वर्क स्किल्स, काम के स्किल्स और अच्छे हो सकते हैं। तो ये हमारा है सुपरविजन, जो कि क्या है हमारा एलिमेंट नंबर 1। किसका एलिमेंट, डायरेक्टिंग का। तो आइए आगे बढ़ते हैं एलिमेंट नंबर 2 पे। एलिमेंट नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, दैट इज द मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन को देखते हैं पहले। ये देखो, ये एक कार्टून मैंने आपके सामने यहाँ बनाया है। इस कार्टून में क्या हो रहा है, एक डल सी पर्सनैलिटी का एक पर्सन है, दूसरा एक पर्सन है। देखो ये जो डल सी पर्सनैलिटी का पर्सन है झुका हुआ है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो एकदम अकड़ में खड़ा है, यानी उसमें बहुत एनर्जी है और वो उसमें चाबी भर रहा है, उसमें चाबी भर रहा है, आगे एंथुजियाज्म भर रहा है कुछ कर दिखाने की, कुछ आगे बढ़ने की। तो ये एंथुजियाज्म एक पर्सन जब दूसरे पर्सन में डालता है, ये एक मोटिवेटिंग फीलिंग, तो इसी को ही कहते हैं, इस सेंस ऑफ स्पिरिट को कहते हैं, एक स्टिमुलेशन को कहते हैं हम मोटिवेशन, राइट। मोटिवेशन क्या हो गया, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को प्रभावित करना कि वो कुछ कार्य करें, एक्शन करें, टू अकम्प्लिश गोल्स, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो वही मोटिवेशन है। तो आगे बात करते हैं हमारे फीचर्स ऑफ, जैसे आपको मोटिवेशन का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पेरेंट्स आपको टाइम टाइम मोटिवेट करते हैं कि भाई आगे आप कर सकते हैं, आप अगर पढ़ाई में ठीक नहीं है, अगर आप अच्छा नहीं चल रहा आपका परफॉर्मेंस, तो आपको मोटिवेट करते हैं आपके टीचर्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके माँ बाप। तो वो क्या कहते हैं कि भैया तू कर सकता है, येस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, तेरे में बहुत टैलेंट है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मोटिवेशन ही तो है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पे। नाउ
मोटिवेशन के फीचर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इंटरनल फीलिंग है। ये ऐसा नहीं है कि ये आप किसी कोई बाहरी वस्तु को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं बट वो टेम्पररी होता है। मेनली ये अंदर से पैदा होती है ये चीज़। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप हाईली मोटिवेटेड हैं, चाहे बाहर प्रॉब्लम्स कुछ भी हो रही हो। आजकल कोरोना टाइम चल रहा है बट इन दिनों कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूट चुके हैं, तो वो घबराए हुए घूम रहे हैं। ठीक है, घबराना चाहिए, मैं भी घबराता हूँ। मैं भी जब से लॉकडाउन हुआ है शायद 1 से 2 बार ही गया हूँ बाहर, वो भी दवाई लेने के लिए। मैं भी घर से निकला नहीं। ये घबराहट अच्छी है, ज़रूरी है, बट कुछ लोग आगे एफर्ट ही नहीं कर रहे। अब मैं भी घर बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ, मैं भी अपने लिए एफर्ट कर रहा हूँ, मैं भी अपनी ब्रेड अर्निंग के लिए यूट्यूब लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हुआ पड़ा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस एफर्ट को कुछ मान सम्मान दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। ये मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस एक रेगुलर बेसिस पे बना पाऊं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो मैं लेक्चर नहीं बना पाऊंगा। मैं भी एक इंसान हूं, इस बात को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ एक मोटिवेटिव फीलिंग मांग रहा हूं। और वो फीलिंग मुझे कैसे मिलेगी? जब आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। प्लीज ये चीज जरूर कीजिए और कमेंट करके फीडबैक दीजिए। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ये खुद से हर इंसान के मन में आती है। सो डिजायर टू हैव अ कार, एक कार लेनी है, रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी में मान सम्मान चाहिए। दीज आर द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, विच लीड हिम टू बी मोटिवेटेड, जो उसको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस गोल। ये एक गोल बिहेवियर है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। यू कैन से इफ एन एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन ही विल ट्राई टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। अगर आपको पता है कि आपको कोई गोल अचीव करना है तो ही आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक अ गोल इन योर लाइफ। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में एक गोल बनाइए। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का गोल क्या हो सकता है? 12th के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का गोल हो सकता है अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना। ठीक है, कोरोना चल रहा है, जो भी है, कभी तो खुलेगा, कभी तो ये सिचुएशन अच्छी होगी, तो एग्जाम्स होंगे, सब कुछ होगा। अभी घर बैठ के आपने लेक्चर्स देखने हैं, मेरे लेक्चर्स, किसी के भी लेक्चर्स देखो यार। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई ग्रीडी नेचर का पर्सन नहीं हूं। आपको जहां से जो अच्छा मिले उसको लपेट लो और उसको पढ़ो, बैठ के अपना गोल बनाओ। आप इंग्लिश भी पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, आप एसएसटी भी, आप एसएसटी तो आप लोग कॉमर्स के हैं, मे बी ना हो, तो आप अपना अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तो मैं करा ही रहा हूं। तो इन चीजों पे फोकस करो और गोल बनाओ अच्छा स्कोर करने का। गोल बनाओगे तो मोटिवेशन आएगी, गोल नहीं बनाओगे मोटिवेशन भी नहीं आएगी। ये गोल बनाने में आपकी मदद करता है, विच इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इफ एन एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, अगर उसे लगता है उसे प्रमोशन में रुचि है, तभी वो काम करेगा। ही विल ट्राई टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। वो मोटिवेशन उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी। अगर गोल ही नहीं है प्रमोशन का जैसा कुछ, तो वो आगे मोटिवेटेड भी नहीं होगा, ठंडा ठंडा पड़ा रहेगा वो इंसान काम में। नेक्स्ट इज मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओए रमेश, तू ये काम कर ले, सुन रहा है? नहीं करेगा तो तेरी पिटाई होगी। रमेश बेटा, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम करोगे तो हम आपको प्रमोशन प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बोली। एक लाइन में रमेश को उसका जो सीनियर है वो उसको डांट के बोल रहा है कि तुझे पनिशमेंट मिलेगी इस तुझे ये काम नहीं किया तो। और दूसरी लाइन में मैंने क्या बोला? रमेश, आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको हम कुछ प्रमोशन प्रोवाइड कराएंगे। नाउ दिस इज समथिंग 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। ये दो तरह की बात मैंने बोल दी। दोनों कंडीशन में रमेश को कहा जा रहा है काम कर बेटे, लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है नेगेटिव वे में और एक तरीके से कहा जा रहा है पॉजिटिव वे में, डरा धमका के और एक तरीके से अच्छे से आपको मोटिवेट करके, एक पॉजिटिव सेंस में। सो मोटिवेशन दोनों साइड से पॉसिबल है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, बेटर पे, अब आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, असाइनिंग इंपॉर्टेंट जॉब्स, आपको और हायर लेवल पे लेके जाएंगे विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब कुछ पॉजिटिव जैसी चीजें लग रही हैं। जबकि पनिशमेंट मिलेगी एंड कटिंग इंक्रीमेंट्स, आपको जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है वो इस बार नहीं मिलेगी। स्कॉल्डिंग, डांट लगाना, ये तो आप सब स्टूडेंट्स तो फील कर ही रहते होंगे, मेरे को भी पड़ती थी भाई डांट इस उम्र में। सो दीज आर ऑल नेगेटिव मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी कि भाई कुछ पॉजिटिव सेंस में आ रही हैं बातें और कुछ नेगेटिव सेंस में आ रही हैं। सो दोनों साइड से मोटिवेशन पॉसिबल है। सो नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सही बात है भाई, हर इंसान को मोटिवेट एक तरीके से नहीं किया जाता। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेट होते होंगे पैसों से, बट कई लोग पैसों से कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता होगा। जिनका ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग है, वो लोग मान सम्मान, रिस्पेक्ट जैसी चीजों की बात करते होंगे। अब जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बुरा मत मानना, मेरा भी ठीक नहीं था, स्टार्टिंग से ठीक नहीं था मेरा, अब जाके थोड़ा सा बेस मेंटेन हुआ है, थोड़ा सा
बट मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं हार नहीं मान रहा। सो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि किसी का अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है वो मोटिवेट हो पैसों को लेकर, आगे हायर लेवल को, फाइनेंशियली हायर लेवल को अटेन करने को लेकर। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Because of individual differences among the employees, a uniform type of motivation may not satisfy all type of people in the organization. क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर अंतर आते हैं, मतभेद आते हैं, इसलिए हर एक एम्प्लॉय को, हर तरह के लोगों को आप एक ही तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मोटिवेशन के लिए आपको नए नए तरीके आजमाने पड़ेंगे जिससे एक एम्प्लॉय आपको लगे कि कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए, मैस्लो की अगर बात करें तो सर अब्राहम मैस्लो एक हमारे बिजनेस स्कॉलर हुए थे जिन्होंने कहा था कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी जो मानसिक रूप से लोगों को मोटिवेट करने में हेल्पफुल होती है। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं जिनकी फुलफिलमेंट पे ही एक इंसान मोटिवेट होता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि एक बार जो नीड्स, सबसे पहली नीड जो मैं रखूंगा वो पहले फुलफिल होगी, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी एक पर्सन आगे हायर नीड के लिए नहीं बढ़ पाएगा। मैं फर्स्ट नीड जो बोलूंगा वो सबसे लोअर नीड है, उसको फुलफिल करने के बाद वो सेकंड नीड पे जाएगा पर्सन, सेकंड को फुलफिल करने के बाद थर्ड पे, थर्ड को फुलफिल करने के बाद फोर्थ पे, फोर्थ को फुलफिल करने के बाद फिफ्थ पे। दैट्स इट। 5 नीड्स होती हैं एज पर मैस्लो, एज पर अब्राहम मैस्लो। तो वन बाय वन देखते हैं ये 5 नीड्स कौन कौन सी हैं। पहला है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए साइकोलॉजिकल नीड में कुछ नहीं आता, रोटी कपड़ा और मकान आता है, फूड क्लोथ एंड शेल्टर। द मोमेंट यू फुलफिल दीज नीड्स आप आगे बढ़ चलते हैं। तो इस नीड्स में क्या है? दीज नीड्स आर द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लाइक फूड क्लोथ एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा मकान, जब तक ये पूरी नहीं होंगी आप हायर लेवल नीड पे नहीं जाएंगे। और मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी नीड के अंदर आसपास घूमते रहते हैं। आगे कहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जैसे ही अपनी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत आप पूरी कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपको लाइफ में कुछ सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी। अब ये कैसे चाहिए होगी? आपको नौकरी की क्या चाहिए? कम से कम कंफर्मिटी की आपकी जॉब ना निकले, आपको जॉब से निकाला ना जाए। ये काइंड ऑफ सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, मन में कम से कम शांति होती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जगह सैलरी अच्छी है बट वहां पे कभी भी जॉब से निकाल देते हैं आपको, और एक जगह सैलरी ठीक ठाक है बट जॉब से कभी निकालेंगे नहीं आपको। मैं ये सही कह रहे हो आप। गवर्नमेंट एग्जांपल्स, गवर्नमेंट जॉब के एग्जांपल्स और प्राइवेट जॉब के एग्जांपल्स। तो ऑब्वियसली लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना प्रेफर आज भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उसमें काइंड ऑफ सेफ्टी होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि आपको कम से कम जॉब से निकालेंगे तो नहीं, सैलरी कम है तो एटलीस्ट एक मेंटेन तो रहेगा लेवल। सो वही कह रहा है ये, दीज आर द नीड्स फॉर सेफ्टी and protection against hazards and dangers. So people in the organization want job security, पर्सनल बॉडीली सिक्योरिटी, अपने शरीर का, अपने तन मन का अपना जो होता है सिक्योरिटी रखना, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स यानी कि जॉब की जो मैं बात कर रहा था वो मेंटेन रहे, प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज, आपके ओल्ड एज मेंटेन रहे, एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना टर्म इंश्योरेंस ये सब लेकर चलें। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब आप ये फुलफिल कर लेते हैं फिर आप देखते हैं कि भैया अब आपने अपनी इनकम मेंटेन कर ली। जैसे एक इंसान होता है, पहले वो क्या करता है, रोटी कपड़ा मकान देखता है, फिर वो अपनी जॉब वगैरह ढूंढता है। यस, अब आप ठीक समझ रहे हैं। अब वो सोचता है कि चले यार अब शादी कर लेते हैं, या फिर जरूरी नहीं शादी दी एवरी पर्सनस गोल, उसके अलावा सोशल नीड में कई चीज़ें आती हैं जैसे प्यार मोहब्बत की बातें। अब ये प्यार मोहब्बत, ये एक अपनापन, ये दोस्तों में भी मिलता है हमें। अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त बन जाता है, हम चाहते हैं लोग हमसे बात करें, लोग हमसे मिलें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, एक हमारे आसपास का जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर हमें लोग जाने। जाने इन द सेंस आप कह सकते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े। एक काइंड ऑफ एक सेंस ऑफ अफेक्शन पैदा हो, राइट। सोशल नीड वो कहलाती है। इसमें क्या आता है, दीज आर द नीड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, जैसे फ्रेंडशिप से भी हो सकता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड या एक लड़की एक बॉयफ्रेंड, या फिर आज तो LGBTQ रिलेशन भी बनते हैं, जैसे कुछ भी आप कह सकते हैं। बट ये सब चीज़ें सही मायने में ये इसी में आती हैं फ्रेंड्स। ये मैं कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा कि ठीक है एक टाइम पास कर रहा हूँ या कोई मॉकिंग वे में आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, राइट। मैंने लिखी नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक्सेट्रा, एक काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस, लोग आपके साथ एक जुड़ाव बना के रखें। ऑन मीटिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये पूरी होने के बाद ऊपर की 2 नीड्स, सोशल नीड्स कम इन। एंड सिंस मैन इज अ सोशल बीइंग, ऑब्वियसली एक पर्सन एक क्या है, एक पर्सन एक क्या है, एक सामाजिक क्या कह सकते हैं, एक व्यक्तित्व का प्राणी है। सो इस तरह से ही हैज़ अ नीड टू बिलोंग एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय वेरियस ग्रुप्स। वो चाहता है कि लोग उसको जाने एंड उसको लोग एक्सेप्ट करें, उसके आत्मसम्मान को। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होता है? एस्टीम नीड्स होता है जिसके अंदर लोग ठीक है जान लें, अब आपको रिस्पेक्ट दें,
रिस्पेक्ट दें, आपका स्टेटस बने, समाज में आपको एक उच्च दर्जे का माना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको लोगों के बीच में एक ग्रुप में एक जगह मिलती है तो आप उस जगह में अपना एक रुतबा बनाते हैं। तो वो आती है आपकी नेक्स्ट नीड, दैट इज दीज नीड्स आर द डिजायर फॉर स्टेटस, प्रेस्टीज, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, लोगों से रिस्पेक्ट मिले। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कैसे करेगी फुलफिल ये नीड्स? उन लोगों को रिकॉग्नाइज करवा के, कैसे? उनको टाइम टू टाइम क्या करवा के, उनको अप्रिशिएट करके, उनके बीच में उनके काम को सराहनीय सराहना देकर, उनको आगे बढ़ा के, उनको मोटिवेट करके। सो जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ तक एक इंसान की नीड होती हैं जो पूरी हो जाती हैं आमतौर पे हर व्यक्ति की। लेकिन जो एक लास्ट नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? अपने आप में उस चरम सीमा पे पहुंचने की जिसके बाद आपको किसी और नीड की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक आर्मी पर्सन के लिए अपनी, हालांकि ये चीज कोई भी आर्मी पर्सन के लाइफ में मैं समझता हूं कि ना आए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने आर्मी के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई आर्मी का पर्सन, आपको क्या लगता है कोई आर्मी का पर्सन सरहद पे शहीद होता है तो क्या उसको उस समय शहीद होते समय डर लगता होगा, या वो चाहता है कि वो ना हो? अगर वो शहीद होता है तो उसके मन में एक सेंस ऑफ खुशी है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। हालांकि मैं चाह रहा हूं फ्रेंड्स, मेरी बात को गलत मत लेके जाइएगा, मैं चाह रहा हूं कि मेरे किसी भी देश के सैनिक के साथ कुछ बुरा ना हो, कभी ना हो, उससे पहले मेरे ऊपर वो बुरा हो जाए। लेकिन मैं फिर भी जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझिए कि एक इंसान एक इज्जत की लाइफ चाहता है। अब एक वॉचमैन वो जिंदगी में क्या कमाता होगा, लेकिन जब उसको रिटायरमेंट पे एक इज्जत की लाइफ के साथ उसकी रिटायरमेंट मिलती है, एक इज्जत से उसको रिटायरमेंट मिलती है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट में एक प्रोग्राम रखा जाता है कि उसने 40 साल एक अच्छी डिग्निटी के साथ सर्विस करी, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बन जाती है। किसी भी पैसे से बड़ी ऊपर होती है, ये बात समझ ले रहे हैं आप। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द नीड टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल। एक व्यक्ति जब अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम कर लेता है, चाहे वट एवर इट मे बी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जैसे मैंने आपको आर्मी पर्सन का एग्जाम्पल दिया, वॉचमैन का दिया, तो वही कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन अर्ज टू यूज वंस पोटेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ लाइफ एम्बिशन। अपनी लाइफ एम्बिशन को पूरा करने के लिए जो पोटेंशियल आप लेके चलते हैं वही आपके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में कवर होता है। सो ये हमारे कुछ 5 मैस्लो नीड की हिरारिकल थ्योरीज के पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। तो बेसिक, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल नीड, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप समझ आया होगा। सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। नाउ लिसन, देखिए मोटिवेशन की बात चली और मोटिवेशन करने के लिए आपको क्या तौर तरीके आजमाने, अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, मोटिवेशन कैसे करवा सकते हैं, एक मैस्लो साहब की हमने थ्योरी पढ़ी, हायर लेवल पे ऐसे बहुत सारी थ्योरीज पढ़ोगे। अभी तो फिलहाल एक ही आपने बिजनेस स्कॉलर की थ्योरी समझी है जो कि आपकी मोटिवेशन की सर मैस्लो की थ्योरी है, हालांकि आगे और भी आएंगी। बट अब जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फ्रेंड्स, मोटिवेट आप एक व्यक्ति को, मैंने जैसा कि ऊपर भी बताया, पैसे से ही कर सकते हो या उसको मान सम्मान देके कर सकते हो। सो मैनेजमेंट ट्राइज टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। मैनेजमेंट हमेशा से ये ट्राई करता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखे। इसके लिए फॉर दिस पर्पस वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड। एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? जैसे सैलरी हो गया, पे, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स। ये कुछ लिस्ट है जो भी हम पढ़ेंगे। और नॉन फाइनेंशियल हो गया स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अभी ये हमारी कुछ लिस्ट है जो हम देखेंगे। तो ये फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से जुड़ी हुई है, नॉन फाइनेंशियल जो कि मान सम्मान से जुड़ी हुई है, एक आत्मीयता से जुड़ी हुई है, आत्मा से, व्यक्तित्व, एक व्यक्ति की आत्मीयता, एक आत्मिक आंतरिक फीलिंग, जो इंटरनल फीलिंग होती है उससे जुड़ी हुई है, राइट। सो इंडिविजुअल नीड आर वेरिड इन नेचर। हम सब जानते हैं हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग है, मैंने ऊपर बताया था। सम ऑफ देम कैन बी सेटिस्फाइड मनी एंड वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ तो पैसों से मोटिवेट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। सो इन दिस बेसिस इंसेंटिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये 2 पिक्चर्स देकर, अब एक तरफ मैंने आपको जार भर के ढेर सारे डॉलर्स पकड़ा दिए। अब नाउ दिस इज समथिंग वी कॉल्ड फाइनेंशियल नीड। अब जो पैसा जिसने अभी तक नहीं देखा लाइफ में, मैंने जैसे नहीं देखा था अभी तक, तो मेरे लिए तो ये कमाल की चीज़ है। मैं तो कहूँगा यार मैं तो इसमें मर मिटूंगा, अरे ये तो बहुत पैसा है। लेकिन एक व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मान सम्मान। अब देखो उसके हाथ में एक शील्ड है, अब इससे उसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, उसको इज्जत मिलेगी। तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आई होप पिक्चर से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैं पिक्चर्स भी दे रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ। सो नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं कि करके 1 बाय 1 फाइनेंशियल नीड्स पहले बात करेंगे इंसेंटिव्स की, देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स।
तो आइए देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे से जुड़ी हुई बातें हैं, मॉनेटरी इफेक्ट से जुड़ी हुई बातें हैं, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहलाते हैं। मैंने बताई है बात। दीज बेनिफिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। मॉनेटरी बेनिफिट्स नॉट ओनली फुलफिल द साइकोलॉजिकल नीड बट ऑल्सो द नीड्स फॉर सोशल स्टेटस एंड पावर। आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हमने ऊपर बात करी थी, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, वो तो पूरी करती है, साथ ही सोशल स्टेटस, पैसा होगा तो आमतौर पे माना जाता है लोगों का स्टेटस सिंबल बनता है वो पैसा, और लोगों को एक पावर मिलती है। अब देख लो, हर एक अमीर इंसान पावरफुल है, ये चीज एक दुख देती है मुझे भी। खैर, एक पावर होना एक इंसान की इज्जत से माना जाना चाहिए था, बट आज की डेट में कलयुग है, आज की डेट में पैसे ही सब कुछ होता है। जो पावरफुल है वो पैसे वाला ही है, जो पैसे वाला है वो पावरफुल है, बहुत सारे सिनोनिमस विद ईच अदर। दुख मुझे भी होता है इस बात का, क्या करें, लेकिन सच ये है। बट मैं देखो पैसे वालों के अगेंस्ट नहीं हूं, इस बात को गलत मत लेकर जाना, लेकिन जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं मैं उनके अगेंस्ट हूं। मेहनत से कमाने वाले पैसे वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं, लेकिन जो गलत तरीके से कमाते हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो मेहनत से कमाते हैं वही आगे बढ़ेंगे अंत में, जो गलत तरीके से कमाएंगे वो एक दिन जरूर गिरते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। सो नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव यूजुअली ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन बिलो। अब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी है, हमने जो ऊपर लिस्ट पढ़ी है वो लिस्ट अब एक एक करके देखते हैं। पहला है इस लिस्ट में नंबर 1 पे एंड अलाउंस। तो ऑब्वियसली पे एंड अलाउंस तो क्या हो गया, सैलरी वेजेस हो गया, जो आपको टाइम टू टाइम मिलती है। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। अगर आपको सैलरी टाइम पे मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। फॉर एन एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक एवेन्यू, बेसिक इंसेंटिव। बाय सैलरी भी मीन्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता, और दुनिया भर के परक्यूजिट्स जो अदर देन कैश आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। यस, याद आया कुछ फ्यूल का बताया था, उसका टेलर का बताया था, पीस वेज सिस्टम। जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको सैलरी हाइक मिलेगा। सो ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। तो इससे आप मोटिवेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज बोनस। इट इज़ एन इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव द सैलरी और वेजेस। ये वो इंसेंटिव है जो एक एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है उसकी सैलरी और वेजेस के अलावा। अब सैलरी वेजेस जो मिल रही है सो मिल रही है, बोनस टाइम टू टाइम। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्या दे देती है, बोनस दे देती है। और आमतौर पर दिवाली जैसे फंक्शंस, होली, दिवाली, तीज त्योहार पे भी मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। आपको कुछ प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाती है, आधा परसेंट, 1% की, तो वो भी एक अच्छा मोटिवेटर होता है। एम्प्लॉयर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या आमतौर में मैनेजर्स को दी जाती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को दी जाती है प्रॉफिट में हिस्सेदारी, जिनसे वो अच्छा, जो कि वो बहुत की पर्सन होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स, तो वो इस तरीके से अपना पूरा एफर्ट दिलवा पाते हैं। ये पैसों से जुड़ा हुआ होता है और ये काफ़ी हाईली मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज़ को उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। अब ये क्या होता है, आमतौर पे कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी शेयर्स होते हैं, बट वो पब्लिकली आप इशू नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हालांकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो टाइम टू टाइम क्या करती हैं, जो शेयर इशू करने वाली कंपनीज हैं वो होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। वो कुछ शेयर मार्केट रेट से सस्ते पे या फ्री ऑफ कॉस्ट में ही, हालांकि मार्केट रेट से सस्ते पे दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉइज को। और इससे क्या होता है, शेयर मिलने से आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, और शेयर होल्डर हम सब जानते हैं कंपनी का मालिक बनता है, जितने परसेंट का उसके पास शेयर होता है। सो इस तरह से एम्प्लॉइज़ को कुछ शेयर ऑफरिंग की जाती हैं कि वो आए शेयर के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करना मतलब सब्सक्राइब करें कुछ सस्ते रेट्स पे, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस से। सो बाय दिस, इस तरह से दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ ऑनर, वो ऑनरशिप में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, और इस तरह से वो काफ़ी मोटिवेट रहते हैं कि भाई हम भी कुछ हद तक मालिक तो हैं ही हैं। ये आमतौर पे अब तक जो ये ट्रिक आजमाई है, ये विप्रो ने आजमाई है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस ने आजमाई है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने आजमाई है ऐसे सिस्टम्स। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो सके तो आपको दुनिया भर के पैसों के बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया। ग्रेच्युटी होता है आपको खुशी से जो आपका एम्प्लॉयर देता है, हालांकि खुशी से आज की डेट में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता फ्रेंड्स। इसके एक्ट बने हुए हैं, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जिसके तहत आपको रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पेंशन आपको मिलती है और आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, बेसिकली जो आप रिटायरमेंट लेते हैं तब। तो एम्प्लॉइज़ का रिटायरमेंट सिक्योर रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एम्प्लॉयर देख के चलता है। और नेक्स्ट इज, लास्ट इज परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स होते हैं अदर देन कैश, जैसे मोटर कार मिल जाना, आपको फ्री में घर मिल जाना, RFA जिसे कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको परक्यूजिट्स में मिलती हैं। क्रेडिट कार्ड मिल जाना। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग परक्यूजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट से मतलब होता है मेरा कि जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर खर्च किए जाए सारे पैसे, वो होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। कौन करेगा, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज, इन्होंने लिख ही दिया आगे, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी, एक व्हीकल दे देना, आपको बच्चों की पढ़ाई का खर्च दे देना। सो दीज बेनिफिट्स हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। सो नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा आपको। हमने जो ऊपर लिस्ट पढ़ी थी नॉन फाइनेंशियल की, अब उस पर आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेरे दोस्तों।
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें जो कि पैसों से जुड़ी हुई नहीं होती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी नहीं होती, ये एक इंटरनल फीलिंग से जुड़ी हुई होती हैं, उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें क्या कवर होता है, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ऑल ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन। हर एक व्यक्ति की, ऊपर भी बताई थी ये बात मैंने, सिर्फ नीड पैसे से जुड़ी हुई नहीं होती। So there are certain needs which are psychological, social and emotional in nature. To satisfy them, some other motivation methods are required. कुछ motivation के factors और चाहिए होते हैं जो पैसे के अलावा हटके होते हैं। And non-financial incentives इसमें mainly focus में रहते हैं। So incentives which cannot be measured in terms of money. Yes, आप कैसे कह सकते हैं definition इसकी? वो incentives जो पैसे में तोले नहीं जा सकते, वो कहलाते हैं non-financial incentives. Some of them are given below. कुछ मैंने आपके सामने यहाँ present करे हैं। पहला, स्टेटस। देखिए, मान सम्मान, स्टेटस हर किसी को प्यारा होता है अपना, कोई भी अपना स्टेटस गिराना नहीं चाहता। तो स्टेटस मींस रैंकिंग ऑफ पोजीशंस। अब ये जो कंपनीज में हायर लेवल रैंक, लोअर लेवल रैंक, ये क्यों दिया जाता है? स्टेटस इसलिए तो दिया जाता है ताकि जो लोग पैसों से मोटिवेट नहीं होते वो स्टेटस अच्छा मिलने पे मोटिवेट हो जाएं, ये सोच रख के। सो द अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, पे, परक्यूजिट्स, रिवॉर्ड्स, ये इंडिकेट करते हैं इंसान का स्टेटस। और स्टेटस एक आमतौर पर साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड और स्टीम नीड में फुलफिलमेंट दिलवाते हैं, जो ऊपर मैस्लो में आपने पढ़ी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से मतलब क्या है मेरा, इंडिविजुअल को आज़ादी देना ऐसे काम करने की जो वो अपने खुद से मन से कर सके, जिससे वो खुल के अपना जो आप कह सकते हैं एफर्ट है, अपने अंदर जो उसका कैलिबर है वो निकाल के सामने ला सके। अगर आप एक एम्प्लॉय को बंदिश में रखोगे, वो सामने कभी अपने आप में बढ़ चढ़ के नहीं आ पाएगा, जिससे एक अच्छे तरीके से उसके अंदर कितना रुतबा है, कितना उसमें कैलिबर है, वो सबके सामने नहीं आ पाएगा। तो एक ऑटोनॉमी, आज़ादी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा आपको क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का बनाना चाहिए। कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मान सम्मान, एम्प्लॉयज को जानना पहचानने का एक आप मौका दीजिए। रिवॉर्ड्स, इनाम रखिए। हेल्प विच हेल्प्स टू डेवलप अ फेवरेबल क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट का मतलब होता है आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव आसपास एक दूसरे के बैक बकिंग करना, पीठ पीछे बातें करना, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। सो नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप देखिए, आपको टाइम टू टाइम बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कोर्सेज करवाती हैं, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ आगे करवाती हैं, ये सच है। आप अभी 12th कर रहे हैं, जब आपकी नौकरियाँ लगेंगी आप देखोगे कि आपको खुद आपकी कंपनीज फाइनेंस करेंगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी फ्री में कि आप पढ़िए। अब इससे आप अच्छे स्किल्स बनाएंगे और वो स्किल से आगे कंपनीज को फायदा होगा। So, skill development programs and sound promotion policy encourages employee to improve their परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है ऐसा रीडिजाइन करना जॉब को जिसमें आपको नए आयाम मिले, नए नए काम करने का मौका मिले, जिसमें एम्प्लॉय अपने आप को हमेशा जॉब में इंटरेस्टिंग फील करे। ये ना हो कि वो एक बोर्डम एटीट्यूड के साथ काम करे, वो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। सो इसमें आप वैरायटी ऑफ वर्क लेकर आए, हायर लेवल नॉलेज जिसमें यूज हो, स्किल्स यूज हो, और वर्कर्स को थोड़ी आज़ादी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और इससे अपॉर्चुनिटी होगी उसे ग्रोथ करने की, बाय विच द जॉब itself become a source of motivation। जॉब के दौरान ही वो खुद ही हाईली मोटिवेटेड रहेगा बिना पैसे के, अगर आप उसे अच्छी अच्छी चीजें आगे करने को देंगे। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए, जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल देखो, कोरोना टाइम चल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज, इवन आप लोगों के पेरेंट्स जॉब करते होंगे, ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी कंपनीज जॉब से निकाल रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे इतने दुख के समय में। मैं इस तरफ कोई टिप्पणी तो करूंगा नहीं कि किसकी गलती है किसकी नहीं, बट मुझे लगता है कि जॉब से एटलीस्ट निकालना नहीं चाहिए। आप ठीक है, आप कुछ हद तक सैलरी को कम कर दीजिए, लेकिन आप जॉब से मत निकालिए। एक इंसान डिपेंडेंट होता है, उसकी फैमिली होती है, आप जॉब से निकालेंगे वो कहाँ जाएगा। अब आप देखिए, ओयो एग्जाम्पल है, ओयो में कितने सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है आपका एग्जाम्पल OLX में जॉब से निकाला नहीं गया। ये पॉलिसी अच्छी लगी मुझे। तो ये आप देखिए कि आप एज अ कंपनी किस तरीके से चल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इससे आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट रहेंगे। सो जॉब सिक्योरिटी इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अगर आप जॉब सिक्योरिटी रखेंगे तो एम्प्लॉय को लगेगा हाँ उसकी इनकम स्टेबल है, उसे चिंता नहीं रहेगी। इट विल मेक द एम्प्लॉय मोर कॉन्फिडेंट एंड दे विल बिकम हाईली मोटिवेटेड फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाइए मैनेजमेंट में, उससे पूछिए टाइम टू टाइम। देखिए, आपसे कोई कुछ पूछ के फैसला ले तो अच्छा लगता है, लेकिन यही कोई आपको कोई पूछे ही ना, आप एक कोने पे पड़े हुए हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। एम्प्लॉयज़ से भी आप कोई भी फैसला लेने से पहले एज ऑफ मैनेजमेंट विचार विमर्श करिए और उससे एम्प्लॉयज़ से पूछिए और उनसे फीडबैक लीजिए। तो एम्प्लॉय को लगेगा हाँ कोई भी फैसला होता है तो उसमें हमारी भागीदारी होती है, तो एम्प्लॉयज़ को अपनापन लगेगा और वो मोटिवेट रहेगा। और लास्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। आप ऐसी आज़ादी, पावर, कुल मिला के जो ऊपर बातें पढ़ी उससे एम्पावरमेंट की बात हो रही है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए सबॉर्डिनेट्स को, सो दैट दे फील दैट दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, की वो भी अच्छा कर रहे हैं अपने जॉब्स के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ भी क्या होंगे, एम्पावरमेंट आएगी, उनमें सशक्तिकरण आएगा, एक आगे बढ़ने की इच्छा, प्रबल इच्छा प्रकट होगी।
तो ये फ्रेंड्स कुछ चीज़ें थी आज जो मैं आपके सामने लेकर आया। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर था इसका डायरेक्टिंग का। हालांकि डायरेक्टिंग एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 3 वीडियोज़ में कवर करने की, और ये हो भी जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें एज़ पर द लेटेस्ट सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करी है, और मैं कोशिश में अभी तक तो सफल हुआ ही हूँ। तो बाकी अगर आपको कोई कमी लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी इसके 2 एलिमेंट्स रह गए हैं डायरेक्टिंग के, तो वो जो 2 एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, वो हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में, जो कि डायरेक्टिंग का होगा। और अब फिर वही बात मैं बोलूँगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें, और ये बिल्कुल फ्री है मेरे दोस्तों। सो आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।